नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द CUTPG प्लेटफॉर्म, जेन्यू प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में पहुंचाएं जो भी CUTPG की तैयारी कर रहा है एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट से और डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट से, क्योंकि मैं इस चैनल पर PYQ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम आप पेपर के थ्रू पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। धीरे धीरे आपका सिलेबस कवर काफ़ी जल्दी होगा, मैटर करता है। आज का ये अपना शायद लास्ट वीडियो होगा पेपर पर, जो 2023 में जो पिछली बार हुआ था, 9 जून को जो पेपर हुआ था एनवायरमेंटल साइंस का, उसका लास्ट है। इसमें इस वीडियो में मैं ख़त्म करवा दूंगा पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ ही क्वेश्चन बचे, बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है कि क्या बनता है इस प्रोड्यूस बाय द यीस्ट ड्राइवन फर्मेंटेशन प्रिंसिपल ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट शुगर इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो शुगर प्रेजेंट होती है या कार्बोहाइड्रेट पर प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, तो उसका फर्मेंटेशन करते हैं तो अपने को मिलता है बायोइथेनॉल। बायोइथेनॉल मिलता है। आप जानते हो ये एक तरह से बायोइथेनॉल ये काम करता है, इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज होता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग, इसमें क्या करते हैं, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग करके अपन जो अपना कोई फ्यूल होता है, जैसे पेट्रोल हुआ या डीजल, इसमें मिक्स किया जाता है इथेनॉल को एक सर्टेन परसेंटेज में। जैसे कि अगर कोई E85 है या फिर E15 है या 20 है, तो उसमें क्या करते हैं, 1 लीटर जैसे सॉल्यूशन होता है पेट्रोल का, तो उसमें 200 ml मिला देते हैं, या 10 से 15% जो भी। अगर 15% रखना चाहते हैं तो इथेनॉल, या फिर 20% रखना चाहते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उस फ्यूल की क्वालिटी कैसी है। तो ये होती है आपके इथेनॉल ब्लेंडिंग की प्रोसेस। उसमें यूज़ होता है बायोइथेनॉल का। और ये बनता कहाँ से, फर्मेंटेशन करते हैं अपन, जो प्लांट का शुगर होता है, शुगर मटेरियल जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसके थ्रू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है इकोलॉजी सेक्शन से, 81 नंबर क्वेश्चन। इकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, उसको मैच करना है कि कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। तो मैं अभी आपको सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बता दूंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और फुल चांस है कि हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इतना मान के चलो आप। या तो कभी आपको पूछ लेगा कि यूनेस्को वर्ल्ड साइट कौन सी है बायोस्फीयर रिजर्व में, या फिर यूनेस्को की लिस्ट में कौन कौन से हैं, या फिर नॉर्मली बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ प्रेजेंट है उनके लोकेशन पूछ लेगा। या फिर कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कौन से ऑर्गेनिज्म या प्लांट के लिए फेमस है, या फिर नेशनल पार्क के बारे में पूछ लेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट्स, जो एलिफेंट प्रोजेक्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट होते हैं अलग अलग फ्लोरा और फौना के लिए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता रहता है NTA। ये उसका फेवरेट सेक्शन है। तो इसमें पूछा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, अगस्तमलाई, आपको पता होना चाहिए कि ये आपके है तमिलनाडु। अगस्तमलाई जो है कोई तमिलनाडु है। फिर नंदा देवी है उत्तराखंड, चामुंडी डिस्ट्रिक्ट के आसपास है नंदा देवी। पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी। सिमलीपाल है आपके उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। एक भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है जो उड़ीसा में प्रेजेंट है, भीतरकनिका। देखिए, अब अपन बात करते हैं सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व का। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। बायोस्फीयर रिजर्व ये एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया या लैंड होता है जिसमें एक सर्टेन एरिया के अंदर जो वहाँ की फ्लोरा और फौना पॉपुलेशन होती है उसको कंजर्व किया जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द हाई हाई लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन प्रोटेक्शन। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले अंदर जो पोर्शन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वो होता है कोर। कोर होता है, कोर के बाहर जो एरिया प्रेजेंट होता है वो होता है आपके बफर जोन।
धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुनते रहो बस। बाहर होता है बफर जोन, और बफर जोन के बाहर होता है, ये आपके होता है ट्रांजिशन जोन। कौन सा होगा? ये ट्रांजिशन जोन। ये हो गए तीनों जोन। अब तीनों जोन में क्या क्या होता है तो ये भी देखिए। तो क्या होता है कि जो ट्रांजिशन जोन होता है उसमें आप सस्टेनेबली, इकोनॉमिकली और जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो भी सारी एक्टिविटीज़ होती है वो डेवलपमेंट अलाउ है इस एरिया में। आप कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कोई प्रोजेक्ट है तो आप उसमें इस एरिया में आप पूरा कर सकते हो वो चीज़ ट्रांजिशन एरिया। जबकि जो बफर जोन होता है, बफर जोन, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, जो साइंटिफिक जो भी रिसर्च होती है, एजुकेशनल पर्पज से जो भी ट्रिप्स होती है, ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप्स, जो भी अलग अलग टाइप से, तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पर बफर एरिया में कर सकते हैं। जबकि कोर एरिया क्या है, वो एंटायरली सिक्योर है, पूरी तरह से सिक्योर एरिया, प्रोटेक्टेड, प्रॉपर प्रोटेक्शन होता है इसमें कोर एरिया में। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी, आना जाना सब कुछ बैन होता है। इसमें ओनली फॉर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं आराम से, पर जानवर आराम से रहते हैं एकदम बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट में। ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो होता है कोर में। ये हो गया आपके बायोस्फीयर रिजर्व का एकदम जनरल को स्ट्रक्चर, समझ में आ गया। अब आगे देखें तो इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन कौन से। तो इंडिया में पूरे के पूरे देखें तो टोटल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 तो ऐसे हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, जो यूनेस्को का जो प्रोग्राम चलता है मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, उसकी लिस्ट में 12 अवेलेबल है। देखिए आप ऊपर से स्टार्ट करते हैं। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। नंदा देवी आपके उत्तराखंड में। अब नंदा देवी ऐसा है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, मैं उसको अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, जैसे जो भी यूनेस्को की साइट है, जैसे ये वाला यूनेस्को की साइट है। फिर कंचनजंगा सिक्किम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंचनजंगा ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर दिहांग दिबांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है मानस असम में। दिब्रू सखोवा ये भी असम में है, असम में 2 हो गए। नोकरेक जो गारो हिल्स है, किसमें, मेघालय में, वहाँ पर प्रेजेंट है नोकरेक। नोकरेक ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ यूनेस्को मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। देन सुंदरबन, सुंदरबन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। फिर सिमलीपाल, सिमलीपाल भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। फिर ये अचनकमार और अमरकंटक, ये बड़ा सा नाम है, ये एक नाम है एक ही बायोस्फीयर रिजर्व का, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। पन्ना, पन्ना आपके बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। पंचमढ़ी ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट। कच्छ एक बायोस्फीयर रिजर्व है नॉर्मल। शेषाचलम ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये कहाँ पर है देखिए आप, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका, इन तीनों के बॉर्डर पर। ये शायद जो तीन स्टेट में काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार ये भी आपके यूनेस्को की लिस्ट में है। और अगस्त्यमाला, अगस्त्यमाला ये भी आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ग्रेट निकोबार भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 यूनेस्को के, और टोटल हो गए 18। ये हो गए आपके बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। याद रखना, लोकेशन याद रखना, नाम याद रखना। पूछ सकते हैं अब की बार, जैसे ये मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा है, जैसे अगली बार कोई दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व दे देंगे तो आपसे पूछ लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ए का थर्ड था, फिर क्या था बी का 4, ए का थर्ड बी का 4 ये था, फिर सी का 1 था पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ऑप्शन नंबर 2, और डी का 2 सिमलीपाल है।
जो दिशा में ये होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, कोल टाइप्स को अरेंज करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक पे इस पर देर कार्बन कंटेंट। आपको पता है कि जो भी कोल है जिसमें कार्बन ज़्यादा होता है तो वो अच्छी क्वालिटी का कोल माना जाता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जलता है, उसमें फ्यूल कंटेंट ज़्यादा होता है। और अगर मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो वो कोल ज़्यादा पोल्यूशन कोज करता है, क्योंकि मॉइस्चर के कारण जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो ज़्यादा इमिट होती है, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंबस्टन नहीं हो पाता अच्छे से, तो फिर वो CO रिलीज करता है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, लोएस्ट रेंज से पर देर कार्बन कंटेंट हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो सबसे अच्छे क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट। फिर उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद होता है सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस होता है, फिर होता है लिग्नाइट, फिर होता है पीट। ये आपका उटर कोल का, ये क्वालिटी इसकी, कोल की क्वालिटी ऊपर से नीचे जाने पर नीचे कम हो रही, ठीक है। तो एंथ्रासाइट सबसे पहले होता है, फिर होता है बिटुमिनस CD, फिर सब बिटुमिनस B, CDB, फिर है AE। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर किस क्वेश्चन का आंसर होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे हाई क्वालिटी का कोल है जो आपके इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के रीजन्स में पाया जाता है, और जबकि इंडिया में मेजोरिटी कोल बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, इंडिया में ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन नहीं होता। इंडिया अपना लगभग 70 to 80% जो इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो थर्मल पावर प्लांट से कंप्लीट करता है। थर्मल पावर प्लांट से वो बिजली बनती है, सारी कोल से ही बनती है ज़्यादातर। रिन्यूएबल सेक्टर अभी इंडिया में इतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे अपन अच्छा कर रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन मेजोरिटी अपना डिपेंडेंट अभी हम कोल पर ही है, थर्मल पावर प्लांट के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में पूछा है, एसिड रेन क्या है, इसके बारे में गलत क्या है, ये क्वेश्चन है। तो एसिड रेन इज प्राइमरली कॉज बाय द NO2 और SO2, ये सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कंसंट्रेशन किसकी, नॉक्स की और सॉक्स की अगर बढ़ती है तो एसिड रेन होती है, वो वे डिपोजिशन होता है इन गैसों का थ्रू रेन, फिर वो सारी उस रेन के साथ आती है ज़मीन पर और एसिडिक नेचर की वो रेन हो जाती है। नॉक्स स्पीसीज जैसे कौन सी होती है, NO होती है, NO2 होती है, N2O होती है, ये सारी, और सॉक्स में SO2 है। SO2 का एमिशन होता है थर्मल पावर प्लांट्स कोल की बर्निंग से, जबकि ये नॉक्स है जो सारे व्हीकुलर इमिशंस के थ्रू इमिट होते हैं, व्हीकुलर इमिशंस के थ्रू। तो हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। एसिड रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेसिंग ऑफ मॉन्यूमेंट, ये सही है, बिल्कुल सही है, डिफेसिंग। इसका प्राइम एग्जांपल है ताजमहल। एसिड रेन नो इम्पैक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी, ये गलत है, स्टेटमेंट आपकी गलत है। इसमें इम्पैक्ट करता है, एकदम सीरियसली इम्पैक्ट करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को, कम होती है सॉइल की फर्टिलिटी बाय एसिड रेन, क्योंकि जब ये एसिड रेन का पानी है वो सॉइल के अंदर परकोलेट करेगा तो वहाँ पर जो सॉइल के अंदर जो माइक्रोबियल इकोसिस्टम है बना हुआ है वो एक प्रॉपर पीएच के अंदर काम करता है, तो वो पीएच डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी एसिडिक पीएच हो जाएगी, तो फिर वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी एकदम खराब तरीके से इम्पेक्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। रेन वाटर विद पीएच ऑफ लेस देन 5.6 है, यहाँ पॉइंट है 5.6 इज रेफर्ड एज एसिड रेन। अगर कोई भी रेन है उसकी पीएच अगर 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से अगर कम हो जाए पीएच, तो फिर वो एसिड रेन होगी, एसिड रेन होगी, ये याद रखना आप। तो एसिड रेन के बारे में थर्ड स्टेटमेंट गलत थी, ये सीरियसली इम्पेक्ट करता है सॉइल फर्टिलिटी को। इंडिया में आपकी एसिड रेन नहीं पाई जाती, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात तो यही, इंडिया में एसिड रेन का कोई कंसेप्ट नहीं है, इंडिया में कभी नहीं होती एसिड रेन, ध्यान रखना, क्योंकि इंडिया में कैल्शियम डोमिनेट करता है। इंडिया के एटमॉस्फेयर में कैल्शियम पार्टिकल्स होते हैं जो डस्ट डस्ट के फॉर्म में डोमिनेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नॉक्स और सॉक्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके उनको उनको इनएक्टिव कर देते हैं, और वो एसिड
रेन कोज नहीं होने देते जो कैल्शियम के पार्टिकल होते हैं। तो इंडिया में ड्यू टू कैल्शियम पार्टिकल या डस्ट के कारण ये हो नहीं पाता है। तो नदर्न रीजन है राजस्थान हरियाणा का रीजन, उसमें ऐसा नहीं हो पाता। ज़्यादातर एसिड रेन डोमिनेट कहाँ करती है, यूरोप के रीजन्स में, जहाँ पर डस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहाँ पर डेजर्ट नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर एसिड रेन ज़्यादा होने का चांस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपके स्मोक के बारे में। स्मोक के बारे में पूछा है तो स्टेटमेंट 1 है, लॉस एंजलिस स्मोक इवेंट वाज ए सुटेबल एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक लॉस एंजलिस सुटेबल एग्जांपल है, ये सही है, एकदम बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन रिक्वायर्स नॉक्स volatile organic compound VOCs in intense sunlight is in which peroxyacetyl nitrate is one of the byproduct। सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी। अब मैं बताता हूँ आपको फोटोकेमिकल स्मोक है उसके बारे में। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, इसको लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं, लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं। ये कब हुआ था, आपके 1943 में हुआ था। इस दिन क्या हुआ था, मतलब यूएसए के अंदर इस टाइम पर पूरा का पूरा जो एटमोसफेयर था लॉस एंजलिस सिटी का, वो एकदम ब्लू ब्राउनी हेज हो गया था, वो डोमिनेट कर रहा था पूरे के पूरे एटमोसफेयर में, पूरी सिटी में, पूरी सिटी में, जिससे लोगों को क्या हुआ था कि आई इरिटेशन की प्रॉब्लम्स होने लगी थी, आई स्टिंग और ड्राई हो चुकी थी आइस, इरिटेशन होने लगती है। तो फोटोकेमिकल स्मोक सीरियसली इम्पेक्ट करता है, और इसकी स्मेल होती है ब्लीच ब्लीच जैसी, ब्लीच पाउडर होता है उसकी जैसी होती है। और ये इसका मेन कारण क्या था, ड्यू टू ऑटोमोबाइल सेक्टर की वजह से, जो व्हीकलर एमिशन जो होता है, व्हीकलर पोल्यूशन, और ये होता है समर के टाइम होता है, ये समय समर स्मोक भी बोलते हैं इसको, समर स्मोक याद रखना नाम। इसमें क्या होता है, नॉक्स, ओजोन, आपके सनलाइट होती है जो, और वीओसीज। वीओसीज क्या है, एक तरह का हाइड्रोकार्बन सी। अब वीओसीज है, ये सब मिलकर पेन का फॉर्मेशन करते हैं, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेन का फॉर्मूला क्या है, आर सी ओ, आर ओ टू, ओ टू एन ओ टू, आर सी ट्रिपल ओ, आर सी ट्रिपल ओ एन ओ टू, ये होता है आपके पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो इससे ये होता है। अब फोटोकेमिकल स्मोक होता है, ये ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना आप, ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है। जबकि जो दूसरा स्मोक होता है, लंदन स्मोक बोलते हैं उसको, वो आपके रिडक्टिव नेचर का होता है। और वो लंदन स्मोक होता है, वो होता है आपके रिडक्टिव नेचर का, वो कोज होता है किसके द्वारा, SO2, सोक्स पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो उसके थ्रू उसका फॉर्मेशन था स्मोक का। उसको विंटर स्मोक भी बोलते हैं, क्योंकि वो विंटर सीजन में डोमिनेट करता है, लंदन सिटी में हुआ था से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, तो देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मीथेन है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैसेज मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड ये नहीं है आपके, CO2 आपके एक ग्रीन हाउस गैस है ह्यूमन एटमॉस्फेयर में, आर्गन नहीं है, और सल्फर डाइऑक्साइड। अब और कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है बताता हूँ। सबसे पहले आप याद रखना, एक तो मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर हो गया आपका CO2, फिर अब याद रखना ओजोन, ओजोन है, वाटर वेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस एज ए गैस काम करता है, सीरियसली इम्पेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग को, वाटर वेपर। फिर आपके हो गई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स,
फिर कार्बन शूट्स पार्टिकल्स होते हैं जो एंटायर ग्लोबली प्रेजेंट होते हैं, वो भी काम करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की तरह। ये सारे आपके क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस पार्टिकल्स सारे याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए सी डी, ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। चलिए तो आपके क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 86 सेशन रीजन का क्वेश्चन है। पूछा क्या है, द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज मोर प्रोमिनेंट ओवर अंटार्कटिका एज कम्पेयर टू आर्कटिक। ठीक है, अब अपन को क्योंकि लगा के पढ़ना है इसको, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर ओवर आर्कटिक डज नॉट फॉल इज लो। ठीक है, and for as long it happens over Antarctica and polar stratosphere cloud form less frequently over Arctic than over Antarctica। ठीक है, ये बिल्कुल सही बोला इसने। यही कारण है क्योंकि अंटार्कटिका में एक तो ज़्यादा होता है ओजोन लेयर का डिप्रेशन ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का फॉर्मेशन अंटार्कटिका पर ज़्यादा होता है कंपेयर विद आर्कटिक। ये ज़्यादा उसमें होता है, फर्क पड़ता है इसका। और स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो आर्कटिक पर वो ज़्यादा इतना गिरता कम नहीं होता कंपेयर विद अंटार्कटिका में ज़्यादा कम होता है टेम्परेचर। तो उसकी वजह से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक का क्लाउड का फॉर्मेशन था, जिसमें जो भी स्पीसीज होती है, रिजर्वायर होते हैं, जो क्लोरीन के रिजर्वायर होते हैं, वो सारे टूटते हैं अलग अलग कंपाउंड्स में, रेडिकल्स बनाते हैं, रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्लोरीन रेडिकल्स बनाते हैं, ऑक्सीजन रेडिकल्स बनाते हैं। फिर यही रेडिकल्स जाके आगे ओजोन को तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं ओजोन को, फिर तोड़ के वो ऑक्सीजन बना देते हैं और सिंगल ऑक्सीजन के एटम बना के वो ओजोन लेयर का डिप्रेशन करते हैं, डिप्रेशन कॉज करते हैं, याद रखना आप। तो assertion reason both are correct and R is correct explanation of assertion। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। 86 87 क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट अंडर द नक्स। नक्स पूछा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी नेट में पूछते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका एयर पोल्यूशन का, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये नक्स आया कब था, ध्यान से सुनते जाइए। इसको जारी किया था 2009 में, किसने, सीपीसीबी ने, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसने जब 2009 में अपना एक प्रोग्राम चलाया था, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये सीपीसीबी ने चलाया था, उसके अंडर इसने नॉक्स बनाया था। फिर उसने क्या किया, 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट लिए थे, 6 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट थे, उनको कैटेगराइज किया था कि इनको अपन क्राइटेरिया पोल्यूटेंट की लिस्ट में डालते हैं, फिर इनका अपन मेजरमेंट करते रहेंगे डे टू डे, जिससे एयर क्वालिटी का पता चलेगा। कौन कौन से थे वो 6 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट्स। नंबर 1 ओजोन, फिर आपके पीएम पार्टिकल्स थे, पीएम पार्टिकल में 2 थे, एक था 2.5 माइक्रोन का, एक थे 10 माइक्रोन के, जो बड़े होते हैं, छोटे वाले जो नॉर्मल होते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, 10 जो RSPM पार्टिकल्स होते हैं वो। तो 3 हो गए ये। फिर आपके था कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर SO2 या SOx, फिर थे नॉक्स। तो ये सारे थे 6 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट। उसके बाद उन्होंने और ऐड किए थे टू द टाइम, और द टाइम धीरे धीरे उन्होंने ऐड करते चले गए। कौन कौन से थे, एक था अमोनिया, फिर लेड, बेंजीन ऑल्सो एयर पोल्यूटेंट, बेंजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है। फिर एक है आपके BAP, होता है बेंजोपायरीन, ये भी आपके पोल्यूटेंट है। फिर आर्सेनिक, होता है निकेल। तो ये 6 और है, तो टोटल कितने हो गए आपके, 12 क्राइटेरिया पोल्यूटेंट हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कौन कौन से कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 एक पोल्यूटेंट नहीं है, याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 आपके क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट की लिस्ट में नहीं आता। तो फिर PB है, PB है ना, देखिए ये रहा PB है, फिर SO2 है, ACE ऑप्शन नंबर था करेक्ट आंसर, तो वे आपके 87 का करेक्ट आंसर ACE। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकिल से आपके जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स है उनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं अलग से आपके वीडियो बना दूंगा अलग अलग साइकिल्स पर, आप बोलोगे तो कमेंट में मेरे को बताना। तो ये क्वेश्चन करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है आपका, ये आपके नाइट्रोजन साइकिल से, नाइट्रोजन साइकिल से तो करते हैं इसको भी। ये क्या होता है, जो सेंटर में होती है आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है। अब ये डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते प्लांट, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसको फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, इसके लिए अलग अलग टूल्स के लिए 2 मेथड है। एक तो जो लेग्यूम्स में प्रेजेंट होते हैं, कौन, राइजोबियम, राइजोबियम राइजोबियम होते हैं, वो प्लांट्स के लिए इनको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम। और एक दूसरा कौन सा होता है, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके जो एजोडोबैक्टर होते हैं और रोडोस्पाइरुलम, ये सारे के सारे यही क्या करते हैं आगे जाके, अमोनिया बनाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन कहते हैं। और बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, एक एरोबिक है, एक एनारोबिक है। एरोबिक में आपका हो गया एजोटोबैक्टर, जबकि एनारोबिक में कौन सा हो गया, रोडोस्पाइरुलम, रोडोस्पाइरुलम हो गया और एजोटोबैक्टर हो गया एरोबिक में, ये दोनों हो गए। अब अमोनिया बन चुका है, अमोनिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद में ये अमोनिफिकेशन के थ्रू बाद में नाइट्रिफिकेशन होता है और NO2 का फॉर्मेशन होता है। NO2 सिंगल नेगेटिव होता है। तो इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है आपके नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास होता है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, ये हो गया आपके NO2। फिर ये NO2 कन्वर्ट होता है आपके NO3 में, एक बार और होता है नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है उसकी हेल्प से ये प्रोसेस होती है, नाइट्रोबैक्टर। याद रखना, बैक्टीरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया ही पूछता है ज़्यादातर एग्जाम्स में, जिस नेट में भी बैक्टीरिया पूछता है। ये हो गया आपके नाइट्रिफिकेशन अगेन। फिर यही नाइट्रेट वापस डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, नाइट्रोजन में चेंज हो जाता है, ये होता है आपके डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, जैसे स्यूडोमोनास, ठीक है, फिर है थियोबेसिलस, थियोबेसिलस हो गए, ये 2 हो गए आपके बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, एक तो हो गया स्यूडोमोनास, हो गया थियोबेसिलस, या इसमें बेसिलस बैक्टीरिया बोल सकता है। तो बी और सी, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ये आपके नाइट्रोजन साइकिल का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मतलब ये टॉपिक है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। आपके इफेक्ट के लिए और भी बातें बताता हूँ आपको, याद रखना। नाइट्रोजन जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपने लाइफ के लिए, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है, तो अपने बॉडी में जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो सब नाइट्रोजन से बनते हैं। प्रोटीन्स, क्योंकि एमिनो एसिड की चेन ही प्रोटीन होती है, तो उसमें हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स होते हैं अलग टाइप के, क्लोरोफिल्स जो प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं, विटामिन्स ऑल्सो फॉर्म बाय द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बायोस्फीयर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट बेस ऑन द रेशियो between C and P, carbon, nitrogen, phosphorus in aquatic system works only when, ये पूछा है कि लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट है वो इन तीनों के रेशियो पर डिपेंड करता है। कब काम करता है, ये करता है जब इधर वन ऑफ देम CNP लिमिट द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर, अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर की ग्रोथ
इन तीनों में से किसी एक के द्वारा लिमिट की जाती, लिमिटेशन आती है इन तीनों में से एक के द्वारा, तो वो वहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है कि इसका लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का, कि भाई इन तीनों में से अगर कोई एक है उसकी कंसंट्रेशन कम है तो वो एज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट काम करता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर है 89, इसका आंसर है आपकी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप आराम से बना सकते थे कि इनमें से अगर कोई भी लिमिटिंग न्यूट्रिएंट की तरह काम करे, ग्रोथ को लिमिट करे प्राइमरी पोटेशियर की, तो वो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन द फूड प्रिजर्वेटिव? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली 2 साल से यूजीसी नेट में भी पूछ रहा है, यूजीसी नेट में भी इसमें पूछा था वुड प्रिजर्वेटिव कौन सा है, तो इसका आंसर है आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक है प्रिजर्वेटिव मेटल्स, आर्सेनिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं और भी बताता हूँ वुड प्रिजर्वेटिव मेटल्स कौन कौन सी होती है। इसमें आप याद रखना, एक तो आपका कॉपर, फिर हो आपका जिंक, ये क्रोमियम, ठीक है, आर्सेनिक, ये चारों वुड प्रिजर्वेटिव मेटल्स हैं जिनका यूज होता है वुड के प्रिजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन वापस क्या पूछा है आपका 91, द सोइल एंड लैंड दैट हैव शैलो वाटर टेबल, शैलो वाटर यानी ऊपर की तरफ है वाटर टेबल, कैन डेवलप सोइल सैलिनिटी ड्यू टू एक्सेसिव वाटर इवेपोरेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। साल्ट आ गया, साल्ट आ गया तो सैलिनिटी आ गया कंसेप्ट। तो सोइल एंड लैंड दैट हैव शैलो वाटर टेबल कैन डेवलप सोइल सैलिनिटी ड्यू टू द एक्सेसिव वाटर इवेपोरेशन। अगर वहाँ का पानी ज़्यादा इवेपोरेट हो गया, साल्ट का फॉर्मेशन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो वहाँ पर सोइल सैलिनिटी डेवलप होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी था। टर्बिडिटी आपको पता है क्या होता है, जो सोइल में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो टर्बिडिटी होती है। सोइल की एसिडिटी आपको पता है, अगर उसकी पीएच अगर कम है, बहुत कम है 5.6 के आसपास, जहाँ पर माइक्रोब ग्रो नहीं कर पाते, पीएच एसिडिक हो जाता है, तो वहाँ पर सोइल एसिडिटी होती है, पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर एंड टोटल मास ऑफ एयर इज रेफर्ड एज ग्राम ऑफ वाटर केजी ऑफ एयर। ये क्या पूछा है कि रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर, मास या वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वेट ऑफ एयर, ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन ये होता है आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सारा स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है कंसेप्ट में, एक होता है आपके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका वेट होता है किसका, वाटर वेपर का, वाटर वेपर का जो वेट होता है, वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर। एक हो गया वाटर वेपर का वेट और वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वो हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फिर क्या होता है, एक होता है आपके कंसेप्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, इसमें क्या होता है जो वाटर वेपर कंटेंट होता है अपॉन में वाटर वेपर की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है, ये होता है आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको और भी मेजर करते हैं, इसके एक और फॉर्मूला है कि जो वेपर का प्रेशर होता है, वेपर का प्रेशर अपॉन में जो सेचुरेशन वेपर प्रेशर होता है, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर पूरा कंप्लीटली फिल्ड, उन दोनों का रेशियो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है आपके पास। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये आपके जहाँ पर इवोपरेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पर भी अगर इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। इवोपरेशन ज़्यादा होगी तो ह्यूमिडिटी होगी कम, वहाँ पर अगर इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो सॉरी ये गलत है, जहाँ पर इवोपरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है ज़्यादा और मॉइस्चर भी होता है ज़्यादा, मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो मॉइस्चर भी ज़्यादा होगा, जहाँ पर भी इवोपरेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और मॉइस्चर कंटेंट भी बढ़ जाएगा। अगर कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर जहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वो ह्यूमिडिटी सारी सूख जाएगी और ड्राई होकर
ह्यूमिडिटी कम। ये कहाँ होता है? जब आपका डे होता है सनी डे होता है तब ऐसा होता है। जबकि टेम्परेचर अगर कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ज़्यादा। ये होता है आपके नाइट में। ये हो गया कंसेप्ट ये एक। तो अब पूछा क्या था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसमें क्या होता है कि जो वेट ऑफ वाटर वेपर या मास ऑफ वाटर वेपर, जो आपको पूछा था मास ऑफ वाटर वेपर अपन में टोटल मास या टोटल वेट ऑफ एयर ये था। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऐसी होती है जो आपके वेरी करती है लेटीट्यूड के साथ। लेटीट्यूड के साथ वेरी करती है। स्टार लगा लेटीट्यूड के साथ ये क्या करती है? वेरी करती है, चेंज होती रहती है। ये आपके सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम कहाँ होती है? इक्वेटर पर। इक्वेटर पर, जबकि मिनिमम होती है पोल्स पर। पोल्स पर सबसे कम होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और जो कंसंट्रेशन होती है ये इसकी इक्वेटर पर ज़्यादा होती है, पोल्स पर कम होती है। तो 3 कंसेप्ट हो गए आपके। एक हो गया आपके कौन सा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। दोनों भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इन ए लेक और पॉन्ड विल हैव द हाईएस्ट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? तो आपको ये बताता हूँ मैं आपको। इसका आंसर है बेंथिक जोन। बेंथिक जोन कौन सा होता है? जो ओशन के सबसे बॉटम में जो जोन होता है, बॉटम में जो जोन होता है वहाँ पर क्या होता है आपके माइक्रोबियल जो एक्टिविटी थे, माइक्रोबियल एक्टिविटी वो ज़्यादा होती है। तो उनके लिए वहाँ पर डीप ओशन या बॉटम में जो ऑक्सीजन भी है उसका कंसंट्रेशन भी काफ़ी कम होता है। कंसंट्रेशन कम होता है तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है। तो उनकी बीओडी काफ़ी हाई होती है बॉटम में, बेंथिक जोन में, इसलिए बीओडी उनकी ज़्यादा होती है। कोई भी लेक या पॉन्ड या फिर इक्विटी इकोसिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 94। क्या पूछा है? कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल आर यूज फॉर। ये आपके पॉल्यूशन वाली यूनिट से पूछना है। पूछा आपको पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स से कि कैटालिटिक कन्वर्टर है व्हीकल्स आर यूज फॉर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको फिट कर देते हैं साइलेंसर के साथ, जो इंजन के साथ, ताकि जो भी वो इमिट करे वो फिल्टर होकर या फिर ऐसे कंपाउंड्स में चेंज होकर एमिट हो जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, एयर को कंटामिनेट ना करे। इसलिए इसका नाम कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। ये कन्वर्ट कर देता है जो भी पोल्यूटेंट होते हैं उनको। तो इसमें क्या होता है? मेनली यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ CO और रिडक्शन ऑफ NO। इसमें क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन कर देता है CO का, और CO को ये फॉर्म CO2 बना के एमिट कर देता है बाहर की तरफ। जबकि जो NO पोल्यूटेंट होता है डीजल के थ्रू फॉर्मेशन होता है इसका, डीजल जब कंबस्टन होता है तो NO निकलता है, तो इसका रिडक्शन करके इसको अमोनिया के फॉर्म में चेंज करके बाद में अमोनिया गैस के फॉर्म में एमिट कर देता है। ये होता है इसका बेसिक फंक्शन। ये है इसका एमिशन, इसके थ्रू होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या होता है? से इधर की तरफ ये, तो ये होगी CO2 और NH3 गैसेस। यहाँ पर इनपुट क्या था? CO और NO। ये कैटालिटिक कन्वर्टर। इस क्वेश्चन क्या है? नॉइज लेवल इन एनवायरनमेंट आर मेजर्ड इन। नॉइज लेवल को किससे मेजर करते हैं? डेसिबल से। डेसिबल यूनिट होती है वो नॉइज लेवल को मेजर करती है। आपको पता है हर्ट्ज किसके लिए होती है? फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी आपको नापना है तो आप हर्ट्ज का यूज करते हैं, हर्ट्ज यूनिट होती है। दो ऑप्शन आपको पता ही होगा। ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट का लिए जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके डेसिबल यूनिट नॉइज लेवल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन पूछा आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज कंपोस्टेड इन लॉन्ग रोज एरिएशन याद रखना बाय कन्वेक्टिव एयर मूवमेंट। इस प्रोसेस इज कॉल्ड इज
विंडरोज कंपोस्टिंग। इसमें क्या होता है, जो भी आपका कंपोस्ट है इकट्ठा करते हैं, जो वेस्ट होता है उसको एकदम खुले फील्ड के अंदर इसे विंडरोज रोज बनाकर हवा में खुला छोड़ दिया जाता है और उसका एरिएशन करते हैं टाइम टू टाइम, उसको पलट देते हैं धीरे धीरे। जैसे 1 महीने रखा, उसके बाद और पलटा उसको, फिर और अंदर की साइड से और कंपोस्ट हुआ तो उसको और पलटा, ऐसे धीरे धीरे करके पूरा का पूरा मटेरियल पूरा कंपोस्टिंग होकर मेन्योर बना लेता है, खाद बना लेता है। तो ये होता है विंडरोज कंपोस्टिंग। इसके थ्रू ये इसका एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, जो आपके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है IRI, उसमें एक ऐसा प्लांट लगा है, बायो कंपोस्टिंग का प्लांट। हमने विजिट किया था वहाँ पर, तो हमने देखा था वहाँ पर सेम टू सेम ये मेथड फॉलो किया जाता है विंडरोज कंपोस्टिंग का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो वहाँ पर विजिट करना। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में दिल्ली में ये प्रोजेक्ट, पूसा पूसा के नाम से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है शायद। IRI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये विंडरोज कंपोस्टिंग इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेटमेंट कि प्रिसिजन इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी, जबकि गुड प्रिसिजन इज ऑफ रिजल्ट ऑलवेज गारंटीज गुड एक्यूरेसी। ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन से बेसिकली देखें तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, पता नहीं मेरे को कौन सी यूनिट से पूछा है, मे भी इंस्ट्रूमेंट वाली से होगा, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके JNU में एक कोर्स में पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स, रिजल्ट्स, लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, कैसे आप रिजल्ट्स निकालते हो, उसकी स्टडी होती है मेट्रोलॉजी। उसमें पढ़ाया जाता है कि एक्यूरेसी प्रिसीजन ये क्या होता है, JNU कोर्स में होता है ये। तो स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है कि स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अमंग रेप्लिकेट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। अब प्रिसीजन है, जैसे कोई भी डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है अमंग रेप्लिकेट मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट है तो आपका एक ही जगह आ रहा है, जरूरी नहीं है कि सेंटर में है आपका जो आप चाहते हो वैल्यू, लेकिन कहीं वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है लेकिन एक ही जगह वो रिजल्ट आ रहा है, सही नहीं रहा है लेकिन एक ही जगह बार बार वही आ रहा है, तो वो वैल्यू होती है प्रीसाइज। अगर जो अपन को चाहिए वो आ रहा है और उसी जगह पर वही वैल्यू आ रही है, बारी बारी वही आ रही है, तो एक्यूरेट भी है, प्रीसाइज भी है। और फिर जो थर्ड है वो एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, सेंटर में जो अपन को चाहिए वो आ रहा है बट प्रिसाइज नहीं है, तो ये हो गए आपके एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। जबकि फोर्थ केस में ना तो एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, चूज द इनकरेक्टेड स्टेटमेंट अबाउट द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके बारे में पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, यूवी विजिबल फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उसमें पूछा है आपके। चलिए पढ़ते हैं। इट फॉलोज द बीयर्ड लिमिट लॉ, ये सही स्टेटमेंट। इट रिक्वायर द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ये भी सही है, एक कलर की लाइट होनी चाहिए। इट ऑल्सो रेफर्ड एज द कलरोमेट्रिक टेक्निक, ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय द एटम्स। एटम्स नहीं होगा यहाँ पर, होगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल होगा। तो स्टेटमेंट 4 आपका गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो फोर्थ स्टेटमेंट होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें बियर लिमिट लो है, ये क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें पूछा है आपके इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स पूछिए और ये कौन कौन सा पैरामीटर मेजर करती है। तो माइक्रोस्कोप किसको मेजर करता है, जो भी रिजोल्यूशन होता है उसको मेजर करता है, तो एक हो गया था, एक हो गया थर्ड। और बी जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है टेक्निक, वो आपके जो मोलिकुलर साइज होता है कोई भी पार्टिकल का, मोलिक्यूल का, उसको मेजर करता है, तो बी का हो गया फोर्थ। थर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, अभी अपने पूरे पढ़ा कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो इसके लिए होता है, टर्बिडिटी या फिर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन होता है पार्टिकल जो एब्जॉर्ब करता है, तो उसके लिए हो गया, तो सी का हो गया 2, सी का हो गया 2 और डी
जो रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स है वो केमिकल ऐसे में यूज होती है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ए का 3rd, बी का 4th, सी का 2 और डी का 1। तो इसका आंसर हो गया आपके ये वाला क्वेश्चन नंबर 3rd करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरेट, ये गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, पायरेट इसमें। पायरेट का क्या है फॉर्मूला, फेरस सल्फेट, सल्फेट फेरस सल्फेट होता है। इसको क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, फूल्स गोल्ड यानी मूर्खों का सोना, पायरेट को बोलते हैं, क्योंकि ये गोल्ड की तरह दिखता है लेकिन सोना होता नहीं। तो बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरेट रिजल्ट इन द एनवायरमेंटल कंसर्न कोल्ड। तो इसका ये होता है कि बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन के थ्रू जब कोई भी मेटल सल्फाइड होता है, मेटल सल्फाइड ये फेरस मेटल हो गया यहाँ पर, ये सल्फाइड हो गया इसका, तो उसका जो ऑक्सीडेशन होता है बैक्टीरियल प्रोसेस के थ्रू, माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू, तो वो एसिड माइन ड्रेनेज शो करता है। एसिड माइन ड्रेनेज में क्या होता है, इसके सीरियस कंसर्न क्या है, एसिड माइन ड्रेनेज के थ्रू कंटामिनेशन होता है किसका, कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का कंटामिनेशन होता है। डिस्ट्रप्शन होता है किसका, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑफ जो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल की लाइफ होती है वो दोनों डिस्टर्ब होती है, उनमें खराबी आती है। फिर कोरोडिंग इफेक्ट, जो कोरोजन इफेक्ट होता है, जो मेमोरेंडम होते हैं, जो अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट होते हैं, जो ब्रिजेज होते हैं, उनमें कोरोजन की प्रोसेस होती है, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो इसीलिए एसिड माइन ड्रेनेज के इतने सारे सीरियस कंसर्न है। अब जो बैक्टीरिया यूज मतलब ये करता है ऑक्सीडेशन किसका, जो मेटेलिक सल्फाइड्स होते हैं उनका, उसका एग्जांपल देख लो आप। उसका एग्जांपल है एसिडी थियोबेसिलस, इसका नाम है एसिडी थियोबेसिलस फेरोक्सीडेंस, फेरोक्सीडेंस, ये इसका एग्जांपल, एसिडोथियोबेसिलस फेरोक्सीडेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 एसिड माइन ड्रेनेज। ठीक है, तो ये पेपर आपका पूरा हो चुका है 9 जून का, खत्म। अब अपन डिस्कस करेंगे, या तो डिजास्टर मैनेजमेंट करवाऊंगा मैं आगे, या फिर जो एक और शिफ्ट का जो 23 या 24 तारीख को हुआ था, 24 जून को एनवायरमेंटल साइंस का पेपर होता इस वाला, उसको करवाता रहूँगा। और भी मेरे को बताना आप क्या क्या टॉपिक पर आपको वीडियोस आते हैं, उस हिसाब से CUET PG JNU चैनल है उसको अपने दोस्तों के बीच में फैलाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।